हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू करियर प्लैनेट। आज हम लेके आए हैं आपके लिए केमिकल काइनेटिक्स के नीट के पीवाईक्यूज। ठीक है, तो फटाफट स्टार्ट करते हैं बच्चों। सो क्वेश्चन नंबर 1, फॉर द केमिकल रिएक्शन देखो आप बोर्ड पे, N2 + 3H2 गिव्स ट्वाइस NH3। करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नीट 29 का है, 19 का है ना। क्या बनेगा आपके पास? सिंपल इक्वेशन है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलके क्या बना रहे हैं? NH3। N2 + 3H2 gives twice of NH3। अब बोलो जल्दी से क्या होगा? रेट इक्वल्स टू N2 और H2 तो घट रहा है, साइन नेगेटिव। ठीक है, तो मुझे लिखना चाहिए रेट इक्वल्स टू -dN2 डिवाइडेड बाय dt। स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1/, हो जाएगा और माइनस भी लिखना है तो -1/3 dH2/dt। और अमोनिया ड्यूरिंग द रिएक्शन बन रहा है। ठीक है, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1/2 हो गया और DNH3/dt। ठीक है, ये हमने सीखा था एनसीईआरटी में। स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट जो है वो हम क्या करते हैं? 1/n1n2 इस तरह से। क्लियर? और रिएक्टेंट है तो साइन नेगेटिव, प्रोडक्ट है तो साइन पॉजिटिव। तो क्या बनेगा भाई इसका आंसर? फोर्थ बनेगा। देखो -dN2/dt इक्वल्स टू 1/2 DNH3/dt। ये गलत है क्या? -dN2/dt ट्वाइस तो हो नहीं सकता था ये। हाँ, NH3 पे नेगेटिव नहीं आएगा, है ना। अमोनिया तो प्रोडक्ट है। ठीक है, और ये पॉसिबल नहीं है। क्लियर? तो हम कहेंगे यहाँ आंसर हो गया ऑप्शन फोर्थ। क्लियर है? सिंपल है। आगे बढ़े, नेक्स्ट देखेंगे। द रेट ऑफ रिएक्शन ट्वाइस N2O5 gives 4NO2 + O2 कैन बी रिटन इन 3 ways। देखो, डिसअपियरेंस ऑफ N2O5 में से लिखा है K N2O5, अपीयरेंस ऑफ NO2/dt में से लिखा है K डैश N2O5, अपीयरेंस ऑफ O2 में लिखा है K डबल डैश N2O5। अब मुझे K डैश और K डबल डैश इन तीनों में क्या करना है? रिलेशन बताना है। क्या करेंगे? दिमाग लगाओ। क्या भाई, क्या करें? सबसे पहले मेरे पास ये लिखा है रेट, तो मैं ऐसे लिख दूं रेट। ठीक है, ये कम होगा तो माइनस, स्टोइकियोमेट्री 1/, हो जाएगा तो 1/2 और क्या हो जाएगा? DN2O5/dt। क्लियर? फिर ये 2 गायब हो रहे तो 4 बन रहे, तो पॉजिटिव तो लिखो ही सही, लेकिन 1/4 DNO2/dt। और O2 भी बन रहा है तो सिंपल क्या लिख दूं? DO2/dt। ठीक, अब देखो -dN2O5/dt की जगह क्या लिख सकती हूँ? K N2O5। तो यहां मैंने लिखा सबसे पहले रेट इक्वल्स टू, यहां है ना, यहां मैं लिख रही हूं K N2O5। ठीक है, अब देखो DNO2/dt की जगह क्या लिखा जाएगा? K डैश N2O5, है ना। अच्छा देखो, ये 1/2 तो यूं कहीं रहने दो, K/2, है ना। DN2O5/dt माइनस का है, उसकी जगह K N2O5/dt लिखा, तो फिर ये 1/2 तो यूं कहीं रहने दिया। सिमिलरली ये 1/4 तो रहने दो, DNO2/dt की जगह क्या लिख दूं? K डैश N2O5। ठीक है, और DO2/dt की जगह देखो K डबल डैश N2O5। स्टोइकियोमेट्री तो है नहीं यहाँ पे, तो ठीक है, K डबल डैश N2O5। अब इन तीनों में ही N2O5 है तो कैंसिल कर देते भाई, है ना। तो ये N2O5 कैंसिल हो गया। तो मुझे लग रहा है K/2 इक्वल है किसके? K डैश बाय 4, और ये इक्वल है K डबल डैश। तो क्या मैं पूरी इन तीनों को 4 से मल्टीप्लाई करूं? जो सबसे छोटा होता है ना उसी को मल्टीप्लाई करो, ताकि सबसे छोटा वाला 1 बन जाए। समझे मेरी बात? सबसे छोटी यूनिट मतलब सबसे बड़ी यूनिट क्या है? 4 है ना, और K डैश बाय 4 सबसे छोटा है ना। तो जो सबसे बड़ा डेटा है आपका नीचे, उसको सबसे मल्टीप्लाई कर लो, ताकि ये तो आपका 1 बन जाए। तो ये देखो, ये कितना हुआ? 2K, ये कितना हुआ? K डैश, और ये कितना हुआ? 4K डबल डैश। तो अब कोई रिलेशन बैठ रहा है क्या? देखो K डैश 2K है, K डैश 2K है, वो तो पहले में भी है। फिर K डबल डैश K डैश बाय 4 है ना। K डबल डैश K डैश बाय 4 है, K/4 है, तो वो तो सॉरी, अच्छा ये रहा, हाँ, K डबल डैश जो है वो 2/4K है, मतलब 1/2K है। ठीक है, तो ये आपका बैठ गया K/2। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2।
क्लियर है, कोई डाउट नहीं यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फॉर द रिएक्शन N2O5 gives 2NO2 plus half O2, the value of rate of disappearance of N2O5 is given as 6.25 into 10 की पावर -3 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। क्या दिया हुआ ये? रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5, मतलब ये दिया हुआ है आपका -dN2O5/dt, बोलो, है ना, -dN2O5/dt ये दिया हुआ है। और इसकी वैल्यू कितनी है? तो हम कहेंगे देखो 6.25 इंटू 10 की पावर -3। ठीक, चलो अब तुमसे पूछा गया है रेट ऑफ फॉर्मेशन, अच्छा भाई, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 एंड O2। तो अगर मैं इस स्टोइकियोमेट्री को पकड़ूं तो देखो dN2O5/dt, अगर ये अकेला गायब होगा जितने तो ये दो तैयार हो जाएंगे, यानी कि 1/2 dNO2/dt, सही है। तो dNO2/dt क्या होगा? इसका दुगना होगा, तो इसका दुगना मतलब 6.25 इंटू 10 की पावर -3, इसका डबल कर दो तो 6.25 का डबल कितना हुआ? 12.5 हो गया, 10 की पावर -3। तो ये है। फिर हाफ O2, तो समझे तुम 1/2 O2 तो 2 पर आ जाएगा, और फिर क्या होगा? dO2/dt। तो dO2/dt इसकी डिसअपियरेंस का क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। तो 6.25 इंटू 10 की पावर -3 का आधा कर दो तो आधे में कितना होगा? 3.125 इंटू 10 की पावर -3। तो चेक कर लो, एक आंसर तो डबल होना चाहिए, वो भी पहला वाला, है ना। देखो ये गायब हो रहा है तो डबल बन रहा है, तो इसकी स्पीड इसके गायब होने की दुगनी होनी चाहिए, तो पहला आंसर 6 का डबल। फिर ये एक गायब हो रहा है तो आधा ही बन रहा है, तो फिर उसकी बनने की स्पीड इसकी गायब होने की भी क्या होनी चाहिए? आधी होनी चाहिए। तो आधी तो कैसे होगी? तो 6 का आधा कर दो, तो डबल और आधा वाला आंसर कौन सा है? सेकंड है, ये रहा। तो बस आपका आंसर ये हो गया। क्लियर है ना। ये भी आपका नीट का ही सवाल है, कहीं मेंशन नहीं है, बट सारे PYQs ही है। नेक्स्ट देखो 2009 का, N2 + 3H2 gives 2NH3। अब तुम्हें दे रखा है dNH3/dt 2 इंटू 10 की पावर -4, तो dH2/dt निकालना है, डिसअपियरेंस ऑफ H2। तो इन दोनों में रिलेशन बना लें। देखो क्या होगा? -1/3 dH2/dt, सही है, इक्वल्स टू 1/2 dNH3/dt। ठीक है, तो ये तीन उधर ले जाओ, तो -dH2/dt इक्वल्स टू क्या होगा? 3/2 होगा, है ना, 1.5 गुना। तो आया dNH3/dt कितना है? 2 इंटू 10 की पावर -4। तो आंसर कितना हो गया? 3 इंटू 10 की पावर -4। आंसर हो गया आपका ऑप्शन 4। क्लियर, सिंपल है। आगे बढ़े, नेक्स्ट देखो, BrO3- एक्वस प्लस 5Br- एक्वस, मतलब कोई रिएक्शन पानी में, प्लस 6H आयन। आंसर में है 3Br2 प्लस 3 वाटर। द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ Br2 इज रिलेटेड विद रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ब्रोमाइड आयन। तो भाई डिसअपियरेंस ऑफ ब्रोमाइड ये और अपीयरेंस ऑफ Br2 ये, मतलब ये 5 गायब होंगे तो ये 3 बनेंगे, सिर्फ इन दोनों का रिलेशन बताना है। ठीक है, तो ये 5 गायब होंगे मतलब माइनस गायब होना 1/5, क्या लिखो? dBr Br- dt ब्रोमाइड आयन, है ना। और ये 3 बनेंगे मतलब 1/3 dBr2/dt। अब तुम चेक कर लो dBr2/dt और इनका रिलेशन, कौन सा आंसर लिखूं बोलो? फर्स्ट लिखूं 3/5 dBr- dt, 5/3 है ना फर्स्ट, है ना। अगर मैं ये 3 इधर ले जाऊं तो ये 3/5 हुआ ना भाई, 3/5 dBr- dt। तो पहला होगा आंसर की चौथा है, फोर्थ है ना। क्लियर, और डिसअपियरेंस तो गायब तो हो ही रहा है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। क्लियर, ये है आपका मेडिकल का 2009 का क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो, कंसीडर द रिएक्शन N2 + 3H2 gives 2NH3।
इक्वालिटी रिलेशनशिप बिटवीन dNH3/dt और इसमें रिलेशन बता दो, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बताओ क्या करें। हाइड्रोजन गायब हो रहा है तो -1/3 dH2/dt, और अमोनिया बन रहा है तो 1/2 dNH3/dt। अब रिलेशन ढूंढ लो, बोलो क्या करें। पहला तो नहीं है, दूसरा भी नहीं है, क्योंकि 2 और 3 है तो 2 3 दोनों आना चाहिए, तो पहला दूसरा तो गलत हो गया। फिर dNH3/dt 2 उधर ले जाऊं तो 2/3 ऑफ dH2/dt तो सही है। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन 3। क्लियर है, कोई डाउट नहीं यहाँ तक, है ना। नेक्स्ट देखो, 2a + b gives 3c + d। 2006 का क्वेश्चन है। 2a + b gives 3c + d। Which of the following does not express the reaction rate? दिमाग लगाओ। रिएक्शन रेट dA/dt, सॉरी माइनस रिएक्शन रेट मतलब रेट बताना है, तो रेट ए के रिस्पेक्ट में क्या है, -1/2 dA/dt, ये तो है ना, ये तो एक्सप्रेस कर रहा है। सेकंड ऑप्शन नहीं कर रहा है क्या, ये बन रहा है ना, आपने माइनस दे रखा है, ये होगा तो सही, लेकिन 1/3 dC/dt, तो C प्रोडक्ट है तो ये बनेगा, तो प्रोडक्ट के आगे साइन क्या होता है, पॉजिटिव, यहाँ साइन क्या है, नेगेटिव, तो ये नहीं होगा भाई। क्लियर, dV/dt सही है कि माइनस का, तो हम कहेंगे हाँ एक ही गायब हो रहा है, और dD/dt भी सही है, देखो एक ही बन रहा है, तो सिर्फ सेकंड मैच नहीं कर रहा, ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका 2। नेक्स्ट देखो, 3a gives 2b, आप दिमाग लगाओ, 2002 का क्वेश्चन है। 3a gives 2b, क्या करूं, -1/3 dA/dt लिख दूं, बोलो -1/3 dA/dt, और यहां क्या लिख दूं, 1/2 dB/dt। तो जो dB/dt है वो dA/dt का क्या है, 2/3 है। आपसे क्या पूछा है, dB/dt पूछा है ना, क्या करूं, सेकंड आंसर करेक्ट है भाई। नेक्स्ट देखो, H+, ये किया था क्या, अलग है, H+, फिर ब्रोमेट आयन Br-, आंसर में 5Br2 और वाटर। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन करेक्टली रिप्रेजेंट्स द कंजम्पशन एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो चेक करो, पहला सही है क्या, Br- dt, dBr- dt इक्वल्स टू Br2 के रिस्पेक्ट में 1/5 तो आएगा, dBr2/dt, है ना, और यहाँ जो 1/3 था उधर जाएगा तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ये, लेकिन ये तो बनेगा, ये साइन पॉजिटिव होना चाहिए, तो पहला तो नेगेटिव है, तो पहला आंसर तो नहीं है, तो फिर दूसरा हो जाएगा, दूसरा तो पॉजिटिव है, तो सेकंड आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये सन 2000 का क्वेश्चन है, देखो। नेक्स्ट देखो, फॉर द रिएक्शन H2 + I2 gives 2HI। अब इसमें क्या करना है, कर लोगे, H2 + I2 gives 2HI, तो एक H2 गायब होगा तो एक I2 भी गायब होगा, D की जगह डेल्टा कर दो, तो -ΔH2/ΔT, तो एक वापस क्या बन जाएगा, -ΔI2/ΔT, और 1/2 ΔHI/ΔT। अब बोलो क्या करूं, सेकंड, पहला तो नहीं, I2 2 दे दिया है ना, एक पे एक गायब होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। ठीक है, नेक्स्ट एक हाइपोथेटिकल इक्वेशन है, देखो, x2 + y2 gives 2xy। ठीक है, पहला स्टेप फास्ट है आपका, x2 x + y, और दूसरा x + y2, ठीक है, gives क्या, xy, और तीसरा x + y gives xy। तो अब मुझे तो पता है कि हाइपोथेटिकल है, तो रेट जो है वो स्लो स्टेप पे डिपेंड करेगी, तो स्लो स्टेप में रिएक्टेंट कौन है, एक तो x और दूसरा क्या है, वाइट। ठीक है,
ये एक्चुअली x2 टूटेगा तो x और x में ही टूटेगा ना, y में थोड़ा टूटेगा, x और x है, ठीक है। तो मैं कहूँगी फिलहाल तो ये है। अब प्रॉब्लम क्या है कि जो मेरी मेन रिएक्शन है वो कहती है x क्या है, x को तो हम जानते ही नहीं, क्योंकि देखो मेन रिएक्शन क्या है, x2 और y2 मिला के क्या बना रहे हैं, xy। तो रेट किस पर डिपेंड करती है, रिएक्टेंट पे, या तो करेगी या ना करेगी। तो या तो x2 और y2 पर डिपेंड करेगी या ना करेगी, बीच का कुछ कैसे लेके आओगी। तो हम कहेंगे y2 ला रहे हो तो चलो मान लेते हैं, लेकिन ये x कहाँ से लाए, ये तो नहीं कंसिडर होगा, ठीक है। तो यहाँ हम क्या करते हैं, देखो ये एक्चुअली ये थोड़ा प्रिंट सही नहीं है, करेक्ट प्रिंट तुम्हारा ये है, ठीक है। यहाँ पे x प्लस एक्स है, तो मैंने लिख दिया वापस, रेट इक्वल्स टू के x और y2। प्रॉब्लम क्या है कि ये x मेरे काम का नहीं है, इसको हटाने के लिए क्या करते हैं हम, रिवर्सिबल स्टेप पकड़ते हैं, उसमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ढूंढते हैं। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट k इक्वल्स टू क्या होगा, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट तो क्या है, x इंटू एक्स, और रिएक्टेंट क्या है, x2, सही है। तो यहाँ से x स्क्वायर कितना आएगा, kx2, ठीक है। तो फिर x क्या आएगा, तो मैं कह दूंगी k की पावर रूट, मतलब k की पावर हाफ, और x2 की पावर भी क्या, हाफ, इसका स्क्वायर हटा उसका रूट आएगा, ठीक है। अब मेरी मेन इक्वेशन में ये मुसीबत है कि x नहीं चाहिए, तो इस x को ही तो हमने वहां से निकाला है, तो यहाँ वापस पुट करो, तो आपके पास आएगा रेट इक्वल्स टू k, दूसरा k क्या है, k का रूट, x की जगह क्या लिख दूँ, x2 की पावर हाफ, और फिर क्या लिख दूँ, y2, ठीक है। तो ऑर्डर देखो, तो मैं कहूँगी ऑर्डर तो कंसंट्रेशन टर्म की पावर के सम को कहते हैं। तो x2 की पावर कितनी लिखूँ, हाफ, y2 की पावर कितनी लिखूँ, 1, तो डेढ़ ऑर्डर हो गया ना, 1.5। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, डीकम्पोजिशन ऑफ फॉस्फीन ऑन टंगस्टन एट लो प्रेशर फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, है ना। इट इज बिकॉज द, अब एक चीज बताओ, तुम्हारे जो एनसीईआरटी में टॉपिक था ना, क्या भाई आपके एनसीईआरटी में जो टॉपिक था ना, वो था डीकम्पोजिशन अमोनिया, डीकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया ऑन प्लैटिनम सरफेस एट हाई प्रेशर। अगर मैं प्लैटिनम सरफेस ले लूं, है ना, तो प्लैटिनम सरफेस और ये कंसंट्रेशन, सॉरी वैलेंसी फ्री होती है, तो तुम्हें याद हो तो मैंने तुम्हें कहा था कि यहाँ अमोनिया चिपक जाती, हाई प्रेशर पे क्या होगा, ये डिसॉर्प्शन है। तो भाई हाई प्रेशर पे तो डिसॉर्प्शन बहुत ज़्यादा होता है, प्रेशर हाई, गैस को रोकना ही तो है, गैस को क्या करना, नीचे बिठाना है, तो प्रेशर लगा दो तो गैस मॉलिक्यूल तो पास में आ जाएंगे ना। तो हाई प्रेशर पे क्या होता है, अमोनिया जो है वो पूरी सरफेस को ऑक्यूपाई कर लेती। अब मैं और कंसंट्रेशन बढ़ाऊं तो रेट पे कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो डीकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया ऑन प्लैटिनम सरफेस फॉलो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। तो ये भी जीरो होना चाहिए था ना, लेकिन तो मना कर रहा है, नहीं भाई तो फर्स्ट ऑर्डर है। तो अब ये खुद कह रहा है फर्स्ट ऑर्डर है, इसका मतलब, तो इसका मतलब कि रेट जो है वो फॉस्फीन की कंसंट्रेशन में डिपेंड कर रही है। अब फॉस्फीन की कंसंट्रेशन पे क्यों डिपेंड कर रही है, तो देखो अपन ने पढ़ा था हाई प्रेशर। एक चीज और नोट करो तो तुम देखो ये क्या है, लो प्रेशर, है ना, लो प्रेशर। तो प्रेशर कम है तो गैस कोई अपने आप आके थोड़ा चिपकेगी, गैस तो हवा में मूव करती है। अगर आपको उसको बिठाना है तो आप लो टेम्परेचर रख लो और हाई प्रेशर रख लो। आप तो करो नहीं प्रेशर ही लो है तो गैस अपने आप तो आके नहीं बैठेगी। तो हम कहेंगे अगर गैस कम होगी तो कवरेज कम होगी, गैस ज़्यादा होगी तो कवरेज ज़्यादा होगी। कवर करेगी सरफेस को, रिएक्शन तो तभी होगी, वो तो पक्का है ना। लेकिन हाई प्रेशर पे एक साथ पूरी गैस आके चिपक जाती है। आप नई कंसंट्रेशन बढ़ाओ कोई मतलब नहीं, लो प्रेशर पे गैस अपने आप आके नहीं चिपकेगी। अब बहुत सारी गैस होगी तो हम कहेंगे हाँ तो धीरे धीरे क्या होगा, कवर होना शुरू हो जाएगा। तो लो प्रेशर पे रेट किस पे डिपेंड कर रही है, रेट इज प्रोपोर्शनल टू द सरफेस कवरेज। आई बात समझ में, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो नहीं सकता था, फर्स्ट ऑर्डर कह रहे हो, है ना, कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ ना फर्स्ट ऑर्डर। फिर इंडिपेंडेंट तो ये तो जीरो ऑर्डर में होता। फिर रेट ऑफ डीकम्पोजिशन इज वेरी लो, उससे मतलब नहीं है, ऑर्डर बताना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट, द रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन A gives B is 0.6 into 10 की पावर -3 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। अब बताओ क्या कह रहा है ये, रेट कांस्टेंट की वैल्यू दे दी कितनी, 0.6 इंटू
10 की पावर -3 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। कौन सा ऑर्डर है भाई? यूनिट से पहचानेंगे, ऑर्डर होगा नहीं तो कैसे निकालूंगी? ऑर्डर कौन सा है? 0 ऑर्डर। ठीक है भाई, तो हम कहेंगे तो 0 ऑर्डर। ठीक है, अब अगर ये 0 ऑर्डर है तो 0 ऑर्डर के लिए तो मेरे पास ये फॉर्मूला था, रेट इक्वल्स टू के, कंसंट्रेशन की पावर तो 0 होता है। इसका मतलब रेट जो है वो रेट कांस्टेंट के बराबर होती है, और रेट कांस्टेंट तो यही है ना, 6 × 10 की पावर -4 लिख दूँ तो रेट तो इसके बराबर है। ठीक है, अब देखो, इफ द कंसंट्रेशन ऑफ A is 5, then concentration of B after 20 minutes। ठीक है, तो मुझे एक चीज बताओ, 0 ऑर्डर के लिए तुम्हारा फॉर्मूला क्या होता है? K इक्वल्स टू R0 माइनस R अपॉन टाइम। सही, तो R0 माइनस R प्रोडक्ट होता है क्या? R0 माइनस R क्या होता है? प्रोडक्ट। तो फिलहाल B क्या है? प्रोडक्ट ही तो है, तो मुझे प्रोडक्ट कंसंट्रेशन तो फाइंड करनी है, तो मैं कहूंगी प्रोडक्ट कंसंट्रेशन तो KT कर दो, है कि नहीं? बोलो, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन क्या कर दूं? K इंटू T। तो K तो ये रहा 6 इंटू 10 की पावर -4, और टाइम कितना है? 20 मिनट। ठीक है, लेकिन ये K तो तुम्हारा सेकंड में दिया हुआ था, देखो यूनिट पकड़ो, सेकंड इनवर्स, तो फिर मैं 20 मिनट लूंगी तो गड़बड़ हो जाएगी, तो 20 मिनट इंटू 60। अब देखो आंसर 72 तो है, 6 2 12 और 12 6 कितना? 72, और 2 कम कर दो पावर में तो 10 की पावर -2, तो फिर थर्ड आंसर, तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन सी। क्लियर? ये 2015 का सवाल है ना। अब यहाँ बच्चे कंफ्यूज क्यों है कि 5 है, उनका क्या करें, है ना? तो 5 एम आपको फालतू दे रखा है, आपको तो प्रोडक्ट मोल चाहिए था। ठीक है, कभी कभी केमिस्ट्री में फालतू दे देता है ना। चलो अब देखो, फॉर अ रिएक्शन बिटवीन A एंड B द ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू A इज 2। अब देखो, आप कह रहे हो कि A और B के बीच में रिएक्शन हो रही है ना, तो मैं ऐसे लिख देती हूँ, चलो A + B गिव्स प्रोडक्ट। ठीक है, अब आप कह रहे हो कि A के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 2 है, मतलब रेट A की पावर 2 पर डिपेंड कर रही होगी, और ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू B कितना है? 3 है। इसका मतलब रेट B की पावर कितने पे डिपेंड कर रही है? 3 पे। तो मेरे पास तो एक सिंपल इक्वेशन ही आ गई कि रेट इक्वल्स टू K, A की पावर 2 और B की पावर 3। ठीक है, अब ये कह रहे हैं A और B दोनों को ही डबल कर देता हूँ, रेट बता दो। तो A को दुगना किया तो क्या हो गया? 2A की पावर 2 से बढ़ेगा, और B को डबल किया तो क्या होगा? 2B की पावर 3 से बढ़ेगा। अब बोलो कितना हुआ? 32 है ना। 2 2 4, 4 2 8 और 8 4 32, तो मैं कहूँगी 32 गुना रेट हो जाएगी। तो करेक्ट आंसर हो गया यहाँ से 32 टाइम्स। क्लियर है, कोई डाउट नहीं। नेक्स्ट, in a reaction A plus B gives product, rate is doubled when the concentration of B is double। अब देखो, डबल का आंसर डबल है, डबल का आंसर डबल है। मेरा तो ये कॉन्सेप्ट है कि रेट प्रोपोर्शनल टू रिएक्टेंट कंसंट्रेशन की पावर n। अब ये 2 कर रही हूँ, ये 2 कर रही हूँ, इसको चेंज करोगे ना, ये 2 कर रही हूँ तो ये आंसर 2 आ रहा है, तो पावर कितनी होगी? 0 की 1, 2 की पावर 1 रखूंगी तभी तो 2 आएगा। तो मैं कहूंगी कि रेट प्रोपोर्शनल टू किसके? B की कंसंट्रेशन पावर 1। क्लियर है? फिर देखो, रेट इंक्रीजेस बाय द फैक्टर ऑफ 8 व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ बोथ रिएक्टेंट्स आर डबल। अब सोचो, A और B दोनों को डबल करूं तो रेट कितनी हो जाती है? 8 गुना हो जाती है, तो दुगनी तो होनी थी, क्योंकि इसको डबल करोगे तो डबल हो ही रहा था, तो इसके रिस्पेक्ट में तो डबल ही होनी थी, लेकिन A के रिस्पेक्ट में कितनी हो गई? 4 गुनी। तो तुम सोचो, रेट प्रोपोर्शनल टू A की पावर क्या रखूं? अगर मैं इसको डबल करती हूं तो आंसर 4 गुना होता है, तो पावर कितना रखूं? 2 रखूं ना, तो ये हो जाएगा, है ना। तो अब इसका एक क्या बोलते हैं, रेट एक्सप्रेशन बना दूं, तो रेट इक्वल्स टू K, A की पावर 2 और B की पावर 1। दिमाग लगा लो,
क्या होगा? ऑप्शन डी। क्लियर? ये भी सरल है ना? ये आपका 2012 का। सारे क्वेश्चन सिंपल है, देख लो काइनेटिक्स के। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स फॉर द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इनकरेक्ट। ठीक है, गलत स्टेटमेंट बताना है। पहला, ऑर्डर कैन बी डिटरमाइंड ओनली एक्सपेरिमेंटली। भाई जीरो ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर है, सेकेंड ऑर्डर है, क्या मैं गिन के बताऊंगी कि प्रैक्टिकली बताऊंगी? प्रैक्टिकली। मुझे क्या पता रेट डिपेंड कर रही है कि नहीं डिपेंड कर रही है, कि पावर 1 पे डिपेंड कर रही है? तो हम कहेंगे सीधी सीधी बात थी। और जब हम डिफ्रेंशिएट करते थे तो हम क्या लिखते थे कि मॉलिक्यूलरिटी तो है थियोरेटिकल अप्रोच और ऑर्डर क्या है? प्रैक्टिकल अप्रोच। तो प्रैक्टिकल अप्रोच मतलब एक्सपेरिमेंटली। सही। फिर ऑर्डर इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ द रिएक्शन, है ना? स्टोइकियोमेट्री मतलब अगर तुम्हारा ऐसे लिखा हुआ है कि भाई 3A + 5B गिव्स प्रोडक्ट, तो अगर मैं स्टोइकियोमेट्री गिनने बैठूं तो 5 और 3 कितना हो गया? 8। तो ऑर्डर कभी 8 होगा क्या? ऑर्डर तो 0 1 2 फिक्स है, माइनस में हो सकता है, फ्रैक्शन हो सकता है, लेकिन 8 तो नहीं होगा। तो इसका मतलब ये स्टोइकियोमेट्री से प्रभावित नहीं होता। ये बात सही है कि गलत है? ये बात सही है। ऑर्डर इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड, प्रभावित नहीं होता है। स्टोइकियोमेट्री कुछ भी हो, ऑर्डर का क्या लेना देना? तो हम कहेंगे ये भी बात सही है। वो गलत स्टेटमेंट पूछ रहा है। थियरी वाले क्वेश्चन ज्यादा भारी पड़ते हैं। ठीक है, तो हम कहेंगे पहला सही है, ऑर्डर सिर्फ एक्सपेरिमेंटली ही डिसाइड कर सकते हैं। स्टोइकियोमेट्री कुछ भी हो, हमारे ऑर्डर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम सोचो ना जीरो ऑर्डर है, तो जीरो ऑर्डर मतलब स्पीड डिपेंड कर नहीं रही, तो स्टोइकियोमेट्री का भी जीरो थोड़ा ना हो सकता है, कोई ना कोई तो भाग लेगा ना। तो हम कहेंगे ये बात भी बिल्कुल सही कह रहा है। अब देखो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज सम ऑफ पावर टू द कंसंट्रेशन टर्म ऑफ रिएक्टेंट टू एक्सप्रेस द रेट ऑफ रिएक्शन। ये तो डेफिनेशन है एनसीईआरटी का, है ना? रेट एक्सप्रेशन में कंसंट्रेशन टर्म की पावर के सम को क्या कहते हैं? ऑर्डर। घातों के योग को क्या कहते हैं? सम। ऑर्डर। तो हम कहेंगे हाँ यार तो बिल्कुल सही। अब ऑर्डर इज ऑलवेज अ होल नंबर, क्यों आधा ऑर्डर नहीं हो सकता? अभी तो देखा था 1.5 ऑर्डर, तो ऑलवेज होल नंबर। तो ये बात तो गलत है भाई, तो गलत ही नहीं उतराई, है ना? तो इनकरेक्ट। तो हम कहेंगे 3 करेक्ट है, ये इनकरेक्ट। क्लियर? नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ये तो कर लिया, सेम है ना? नेक्स्ट, द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ये जी मेन का गया है ना, फर्स्ट, है ना? जीरो ऑर्डर के लिए देखो शॉर्टकट क्या है इसका, इसका ट्रिक क्या रहता है भाई? पहले तो आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, रेट इक्वल्स टू के इक्वल्स टू क्या था? मोल की पावर 1 - n, लीटर की पावर n-1 और टाइम इनवर्स। अब जीरो ऑर्डर है तो मोल, लीटर इनवर्स, सेकेंड इनवर्स। ठीक है, और मान लो एग्जाम में तुम भूल जाओ तो तुम्हें क्या करना है, जो लीटर की पावर दी है ना उसमें +1 कर दो, या -1 है, तुम क्या कर दो? +1 कर दो। तो आंसर क्या होगा? लीटर 0, तो जीरो ऑर्डर है। आई बात समझ में? ये तो हम कहेंगे यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट। क्लियर? नेक्स्ट देखो, ड्यूरिंग द काइनेटिक स्टडी ऑफ द रिएक्शन 2A + B gives C + D, फॉलोइंग रिजल्ट्स वर ऑब्टेन्ड। 2010 का सवाल है। अब बोर्ड का तो नहीं है जो तुम्हें ऐसे करना है, फटाफट करना है इसी को देख के, है ना? तो मैंने तुम्हें क्या सिखाया था? देखो ये चीज कांस्टेंट है, ठीक है? तो मैंने B दुगना किया, 2 का 4, B दुगना किया तो ये डबल हुआ कि नहीं हुआ? 4 गुना लग रहा है ना? देखो ये 72 है और ये 288 ले लो, पावर और हटाओगे तो 72 का डबल कितना हुआ? 144, और 144 का डबल कितना हुआ? 288। तो यहाँ मैंने क्या किया? दो गुना, 2 टाइम्स, और रेट कितनी हो गई? 4 टाइम्स। सही है? इसका मतलब कि जो रेट है B की पावर 2 पर डिपेंड कर रही है ना? 2 का आंसर 4 कब आएगा? जब पावर 2 होगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पहला और चौथा एक्सपेरिमेंट देखो, ये चीज कांस्टेंट है, ध्यान से देखो, है ना? अब ये कांस्टेंट है, ये तुमने 4 गुना करा है, सही है? 4 टाइम्स, और उधर देखो कुछ हुआ कितना? 4 गुना, है ना? तो 4 टाइम्स पे आंसर 4 टाइम्स, इसका मतलब रेट प्रोपोर्शनल टू A की पावर 1। अब चेक कर लो,
1 है क्या? 1 थोड़ा है, फोर्थ है, ए की पावर 1 और बी की पावर 2, ठीक है, क्लियर? आगे बताओ फटाफट। नेक्स्ट देखो, फॉर द रिएक्शन A plus B gives products, it is observed that on doubling the initial concentration of A only, the rate of reaction is also doubled, ठीक है, A को दुगना कर रही हूं, रेट डबल हो रही है, इसका मतलब A की पावर 1, सही है, A को डबल करूं रेट डबल हो रही है, मतलब A की पावर 1, कोई तकलीफ नहीं। अब देखो, ऑन डबलिंग द कंसंट्रेशन ऑफ A एंड B बोथ, तो 8 गुना हो गया, तो वहां से दुगना तो होना ही था, तो B के चक्कर में कितना हुआ? 4 गुना, इसका मतलब रेट प्रोपोर्शनल टू B की पावर 2, क्योंकि 2 का आंसर 4 कब आएगा? जब पावर कितना होगा? 2। तो अब क्या बनेगा? फर्स्ट, A B की पावर 2, करेक्ट आंसर आपका फर्स्ट। क्लियर है? ये भी सिंपल था। नेक्स्ट देखो, bromination of acetone that occurs in acid solution is represented by the equation। देखो, एसीटोन, ब्रोमीन, मोनोब्रोमो एसीटोन, मोनोब्रोमो एसीटोन को हम टीयर गैस होता नहीं है, पुलिस वाले छोड़ते हैं ना, भीड़ इकट्ठी हो जाती है तो रबर के गोले छोड़ते हैं और एक आंसू गैस छोड़ते हैं, तो टीयर गैस होता नहीं है। टीयर गैस तो होती है क्लोरोपिक्रिन, लेकिन एज अ क्या बोलते हैं उसका ऑप्शन, ऑल्टरनेट, हम इसको भी काम में ले सकते हैं। इस गैस को भी छोड़ने से कोई नुकसान नहीं है, पर आंखों से आंसू आने लग जाते हैं, याद रखना, मोनोब्रोमो एसीटोन प्लस HIN प्लस Br2। अब डेटा ये रहे, ठीक है, और तुम्हें क्या बताना है? इनिशियल रेट ऑफ डिसअपियरेंस। अच्छा, अब ये देखो, डेटा ये है ना, ये एसीटोन की कंसंट्रेशन, ये ब्रोमीन की कंसंट्रेशन, ये HI, और यहाँ इसको लिखना था रेट, तो रेट ये देखो, पहले तो कितनी है? 5.7 इंटू 10 की पावर -5, दूसरी बार भी सेम, ठीक है, तीसरी बार देखो 1.2 इंटू 10 की पावर -4, और चौथी बार है 3.1 और 10 की पावर -4, ठीक है। अब इन डेटा पे तुम इक्वेशन बता दो, तो देखो फर्स्ट और सेकंड में रेट सेम है, तो मैंने तो इसको डबल किया है ना, है ना, तो Br2 को डबल करने में रेट में तो असर पड़ा ही नहीं, मतलब ये तो पक्का है कि रेट प्रोपोर्शनल टू Br2 की पावर 0, और कुछ दिमाग लगे नहीं लगे, ये तो लग गया है ना कि भाई ये सेम है, ये सेम है, इसको तो मैंने दुगना किया ना, तो इसके डबल का आंसर डबल तो हुआ ही नहीं, तो ऐसा ऑप्शन ढूंढ लो जिसमें Br2 की पावर 0 है ना। तो देखो, फर्स्ट में तो Br2 की पावर 1 है, ये बैठेगा नहीं, वो भी Br2 की पावर 1 है और वो भी Br2 की पावर 1 है, तो मुझे तो पता है आंसर Br2 की पावर 0 आना चाहिए, तो मैं पूरा चेक क्यों करूँ, मैं सीधा इसको ले लेती हूँ, सही ना, पूरा करोगे तो टाइम लगेगा, इसको डायरेक्ट निपटा लो। क्लियर है? कोई डाउट नहीं। नेक्स्ट देखो, रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन एंड आयोडीन मोनोक्लोराइड, हाइड्रोजन ये H2 और आयोडीन मोनोक्लोराइड हो गया ICl, आंसर क्या है? HCl और I2, ठीक है। द रिएक्शन इज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू H2 एंड ICl, ठीक है। फॉलोइंग मैकेनिज्म वर प्रपोज्ड। अब आप जो कह रहे हो पहले तो हम वो पढ़ लेते हैं, आप कह रहे हो कि रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर टू विद रिस्पेक्ट टू H2 के रिस्पेक्ट में तो फर्स्ट ऑर्डर है, और I2 के रिस्पेक्ट में भी क्या है? फर्स्ट ऑर्डर है, मतलब ओवरऑल ऑर्डर तो सेकंड हो गया, सही। तो मैकेनिज्म तुम खुद बता दो, तो दो मैकेनिज्म है, देखो कौन सा सही है। तो पहला मैकेनिज्म देखो, H2 प्लस 2 ICl गिव्स 2 HCl प्लस I2, ये पहला मैकेनिज्म है, ठीक है। अब मुझे एक चीज बताओ, ये तो एक ही स्टेप में हो रहा है, मैकेनिज्म क्या हुआ है? तो सिंगल स्टेप हुआ ना, तो वो रिएक्शंस जो एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जाती है उसे क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री रिएक्शन। और एलिमेंट्री में तो जो मॉलिक्यूलरिटी वही ऑर्डर है, पक्का। तो यहाँ मॉलिक्यूलरिटी कितनी है? 1 और 2, तो इस हिसाब से तो ऑर्डर 3 होना चाहिए, है ना। तो हम कहेंगे नहीं, फिर ऑर्डर 3 का, हमारा तो ऑर्डर 2 आ रहा है, तो पहला मैकेनिज्म तो आपका गलत हो गया, सोचने की जरूरत ही नहीं। फिर यहाँ देखो, तो ये धीमी गति का पद, धीमी गति में ना, स्लो मोशन स्टेप में देखो, रेट इक्वल्स टू H2 की पावर 1 और ICl की पावर 1। हम क्या ढूंढ रहे हैं? यही तो ढूंढ रहे, H2 की पावर 1 और ICl की पावर भी 1, तो हम कहेंगे तो ठीक लग रहा है,
ठीक है, बाकी जो है वही। तो पहला मैकेनिज्म गलत है और दूसरा मैकेनिज्म क्या है, सही है ना। तो विच ऑफ द फॉलोइंग मैकेनिज्म कैन बी कंसिस्टेंट विद गिवन इंफॉर्मेशन अबाउट द रिएक्शन, तो दोनों तो नहीं और पहला नहीं, तो बचा क्या, सेकंड। सेकंड में आपका स्लो स्टेप में एक रिएक्टेंट आ गया था, दो रिएक्टेंट आ गए थे ना, पावर 1 1 आ गया था, तो हम कहेंगे आंसर क्या हो जाएगा, ओनली बी। क्लियर है, ठीक है। आगे देखो, नेक्स्ट देखो, द रेट ऑफ रिएक्शन बिटवीन टू रिएक्टेंट्स ए एंड बी, अब यहां ध्यान से पढ़ना, डिक्रीजेस बाय द फैक्टर ऑफ 4 इफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डबल। क्या करूं उसको, ये तो बढ़ने की जगह कम होगी, कितनी कम हुई, फैक्टर ऑफ 4 मतलब, और कंसंट्रेशन डबल, तो मैं कह रही हूं भाई रेट बी पे डिपेंड तो कर रही है, ये तो पक्का दिख रहा है, रेट बी पे डिपेंड तो कर रही है, घटना बढ़ना वो बात की बात है, डिपेंड तो कर रही है। अब तुम बताओ कैसे, रेट कितनी हो रही है, 1/4 है ना, जब मैं बी को क्या कर रही हूं, डबल कर रही हूं, जब मैं बी को डबल कर रही हूं, तो अब मैं पावर 2 रखूंगी तो 4 आना चाहिए था, तो तुम सोचो एक तो मैं 0 नहीं रख सकती, 1 नहीं रख सकती, 2 नहीं रख सकती, पावर तो मुझे माइनस में रखनी पड़ेगी, सही है। अगर मैं n की वैल्यू -1 रखूं तो 1/2 हो जाएगा, मुझे आंसर क्या चाहिए, 1/4, तो मैं n की वैल्यू कितनी रखूं, -2। यहां पर तुम ऐसे कर लो, 1/4 को ऐसे लिख दूं, 2 की पावर -2 इक्वल्स टू 2b की पावर n, तो n की वैल्यू कितनी होगी, ऐसे कर लो, जैसा भी तुम्हें ठीक लगे, है ना। या तो तुम खुद रखो भाई 0 1 2 तो नहीं बैठेगा, -1 रखूंगा तो 1/2 हो जाएगा, -2 रखूंगा तो 1/4 हो जाएगा, तो आ जाएगा। या फिर इस 4 को लिख दो क्या, 1/2 का स्क्वायर, ऊपर लिया हो तो 2 की पावर -2, तो बस, तो मुझे क्या पूछा है इसने, बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर तो पूछा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, -2। ये आपके 2005 का सवाल है। नेक्स्ट देखो 2003, रेट ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट। अगर रेट ही रेट कांस्टेंट के बराबर हो मतलब, हाँ मतलब 0 ऑर्डर रिएक्शन, आर की पावर 0 होगा, ठीक है। तो बस ये आपका 2003 का सवाल है। नेक्स्ट देखो, 2a gives b plus c, it would be 0 ऑर्डर रिएक्शन when, अब ये 0 ऑर्डर होगी कब होगी तुम बताओ, तो रेट ऑफ रिएक्शन प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर कंसंट्रेशन ऑफ ए, सही है क्या, रेट जो है वो a की पावर 2 पे डिपेंड करेगी, तो ये 0 ऑर्डर हो जाएगी क्या, कौन सी ऑर्डर होगी, सेकंड ऑर्डर, पावर 2 तो सेकंड ऑर्डर होगी ना, 0 कैसे होगी, तो हम कहेंगे तो गलत है भाई। फिर रेट ऑफ रिएक्शन रिमेन्स सेम एट एनी कंसंट्रेशन, है ए की कंसंट्रेशन कम करूं ज्यादा करूं, रेट जो है वो सेम रह रही है, मतलब रेट इक्वल्स टू कांस्टेंट, तो अभी तो पढ़ा था रेट इक्वल्स टू कांस्टेंट क्या होता है, 0 ऑर्डर, तो ये तो सही लग रहा है। फिर रेट रिमेन्स अनचेंज्ड एट एनी कंसंट्रेशन ऑफ बी एंड सी, तो बी और सी तो प्रोडक्ट है ना, उसके रिस्पेक्ट में बात करनी ही नहीं है, किस रिस्पेक्ट में बात करनी है, रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। फिर रेट ऑफ रिएक्शन डबल्स इफ कंसंट्रेशन ऑफ बी इज इंक्रीज टू डबल, तो बी और सी तो प्रोडक्ट है, इनका रेट से क्या ही लेना देना, तो ये तो बात करनी ही नहीं है, तो सही उत्तर क्या है आपका, सेकेंड आंसर। क्लियर है, ठीक है, 2002। नेक्स्ट, फॉर द रिएक्शन ट्वाइस N2O5 gives 4NO2 plus O2, अब देखो ट्वाइस N2O5 और इससे मुझे मिला 4NO2 प्लस O2। अब रेट एंड रेट कांस्टेंट, तो देखो रेट तो ये है 1.02 10 की पावर -4, और रेट कांस्टेंट देखो ये रहा, रेट कांस्टेंट मतलब के 3.4 इंटू 10 की पावर -5 सेकेंड इनवर्स। कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 एट द इनिशियल एट द टाइम विल बी, क्या करूं, रेट दे रखी है, रेट कांस्टेंट दे रखा है, इसकी कंसंट्रेशन पूछिए, टी टाइम पे कंसंट्रेशन बता दो, क्या करें, बोलो, इससे पहचानो क्या है ये,
हाँ क्या है ये, फर्स्ट ऑर्डर। तो बस फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला लगाओ। तो फर्स्ट ऑर्डर में क्या होता है, रेट इक्वल्स टू के और कंसंट्रेशन की पावर 1। तो भाई रेट भी दे रखा है, रेट कांस्टेंट भी दे रखा है, कंसंट्रेशन ही तो पूछ रहा है। तो कंसंट्रेशन इक्वल्स टू क्या करो, रेट अपॉन रेट कांस्टेंट, है ना। तो रेट बोलो 1.02 10 की पावर -4 और कांस्टेंट बोलो 10 की पावर -5। अब बोलो तो ऊपर वाला तो कितना हो गया, 10.2 हो गया, 10 आएगा ऊपर तो 10.2, तो 3.4 का 3 गुना हो गया, 3 3 9 और 12 है ना 102, तो 10.2 तो कितना हो जाएगा आंसर, 3.3 थोड़ा ना होगा, 3 होगा ना, 10 हुआ ना, 3 है ना और 10 है ना, तो 3 टाइम्स। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्लियर है, ठीक है। आगे देखो नेक्स्ट। अब ये तो दिमाग लगा लो, अभी इतने सारे क्वेश्चन कराए। एक्सपेरिमेंट 1 और 2 में देखो ये चीज सेम है ना, और ये क्या कर दी डबल, ये डबल करने से कुछ हुआ, हाँ 16 का 32 हो गया ना, तो ये डबल से डबल हो गया। इसका मतलब रेट b की पावर 1 पे डिपेंड कर रही है। b हुआ ना, ये तो कांस्टेंट है ना भाई, b डबल किया रेट डबल हो गई, ये और ध्यान रखना। अब यहां देखो पहला और तीसरा देखो, ये डबल किया है और ये भी डबल किया है, तो डबल तो होनी थी, उसके अलावा कुछ हो रहा है तो बताओ, उसके अलावा क्या हो रहा है, डबल तो होनी थी, उसके अलावा तो कोई फायदा ही नहीं हुआ। तो इसका मतलब ए से तो हमें कोई फर्क पड़ा नहीं, तो फिर ए की पावर क्या कर दो 0, है ना। तो रेट प्रोपोर्शनल टू b2 की पावर तो 1 और ए की पावर क्या कर देना 0, मतलब थर्ड आंसर सही है। क्लियर है ना। आपको दुगना तो पता है, आपको होना ही था, यहाँ से यहाँ पे तो डबल कर रहा है। हर बार तो क्या होता था, ये डबल कर रहा है, ये कांस्टेंट होता था, इस बार से चेंज कर दिया, तो हमें तो इसके रिस्पेक्ट में आंसर पता ही है ना, तो टेंशन क्या लेना। नेक्स्ट देखो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, 96 का है बट अच्छा क्वेश्चन है। देखो FeCl3 2 है ना, और SnCl2 मिल के बना रहे हैं 2FeCl2 और SnCl4। क्या करूं, ऑर्डर ही तो पूछा है, एक स्टेप में हो रही कि नहीं हो रही। जब मुझे मैकेनिज्म दिए ही नहीं तो मैं तो यही मानूंगी सिंपल रिएक्शन है, और वैसे भी आयनिक कंपाउंड की रिएक्शन है, तो आयंस तो क्या होते हैं, ऑपोजिट चार्ज को पकड़ लेते है ना। एक का ऑक्सीडेशन दिख रहा है, एक का रिडक्शन दिख रहा है, तो ये तो सिंपल रिडॉक्स है, सिंपल है, मैकेनिज्म है नहीं, मतलब एलिमेंट्री। और एलिमेंट्री में जो मॉलिक्यूलरिटी है वही क्या होता है, ऑर्डर। तो मॉलिक्यूलरिटी कितनी है, 3, 2 तो Fe और 1 Sn। तो मैं कहता हूँ दिमाग लगाओ, ये बच्चे छोड़ देते भैया इसमें यार, तो हो सकता है कन्फ्यूजन है। तो कन्फ्यूजन भी अगर नहीं पढ़ा है तो कन्फ्यूजन है, क्योंकि पढ़ा ही नहीं है तो आप एग्जैक्ट 100% श्योरिटी से आंसर नहीं दे सकते हो। लेकिन आप इतना सोच लो, क्या ये तो है, इसमें क्या ही गड़बड़ है। नेक्स्ट देखो सेम क्वेश्चन, यहां आए देखो, बी सेम, ठीक है, बी तो सेम है, ए डबल किया है, पहला और तीसरा कह रही हूं है ना, ए डबल किया है, तो रेट सेम, इसका मतलब रेट ए की पावर 0। बी तो सेम है, बी को तो मैं कुछ कह नहीं सकती, इसको मैंने डबल किया तो भाई तो डबल तो हुआ ही नहीं ना, इसका मतलब ए की पावर 0, ठीक है। अब और कुछ देखो, यहां देखो, यहां पहला और चौथा, फर्स्ट और फोर्थ देखो ये सेम है और डबल है, हाँ बी को डबल किया तो 8 टाइम्स हो गई, तो पावर 3। दुगने पे आंसर दुगना होता है तो पावर 1, 4 गुना होता है पावर 2 और 8 गुना होता है पावर 3। तो मैं कहूंगी रेट प्रोपोर्शनल टू बी की पावर तो हो गया 3। अब ढूंढो थर्ड आंसर, ठीक है। अब ये 94 का है, अच्छा क्वेश्चन है, कर ही रहे अपन इस पैटर्न के क्वेश्चन। नेक्स्ट, रेट कांस्टेंट फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर का रेट कांस्टेंट मतलब के कितना, 4.606। क्या इसको ऐसे लिख दो 2.303 इंटू 2, थोड़ा थोड़ा तो मिल रहा है, पूरा ही मिल रहा है ना, 10 की पावर -3
सेकेंड इनवर्स। हाँ चलो, क्या फायदा होगा? टाइम पूछा है, 2 ग्राम से कितना होना है 0.2। तो मान लो मुझे नहीं समझ में आया कुछ भी, तो मुझे बताया पहले तो 2 ग्राम होगा, बचेगा वो 0.2 होगा, तो R0 और R दोनों ही आ गया। टाइम पूछा है, 2020 का सवाल है, तो मैं क्या करूँ, सिंपल फॉर्मूला लगा दूँ, टाइम बराबर 2.303 अपॉन के लॉग बेस 10 R0 बाय R। तो देखो 2.303 तो ठीक है, के भी मिल गया हमें तो फायदे में, इंटू 2 इंटू 10 की पावर -3 है ना। R0 शुरू में कितना था 2 ग्राम, बचा कितना 0.2, तो log 10 तो 1 ही होता है। हाँ चलो, ये डंडा खत्म। अब इसको सॉल्व कर लो भाई, क्या करें, यहाँ से तो कुछ मिला नहीं है तो गया, ये ऊपर आएगा तो 1000 हो जाएगा। हाँ 1000 अपॉन 2 500, क्या है टाइम, सेकेंड लिखो ना क्योंकि वो सेकेंड इनवर्स था, तो 500 सेकेंड्स। करेक्ट आंसर ऑप्शन थर्ड। ये तो लेटेस्ट है, सेकेंड आंसर है ना, 1000 अपॉन 2। हाँ वो प्रिंटिंग मिस्टेक है, ठीक है, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। ये बताओ, ये भी सरल है, 2019 का सवाल है, देखो ये तो एनसीईआरटी का दिख रहा है बिल्कुल ही। इफ द रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज के, टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ 99% ऑफ द रिएक्शन, है ना। 99 मतलब अपन ने तो रिलेशन पढ़ा था T50 और T99 में, इस बार सीधा देखो 99% कंप्लीट हो गई तो बचेगी कितनी, 1। तो अगर R0 100 है तो बचा हुआ कितना होगा, ठीक है। के निकालना है तो के बिठा लो जल्दी से, 2.303 अपॉन टी लॉग बेस 10, क्या करूँ 100 अपॉन 1, ठीक है। तो लॉग 100 की वैल्यू तो 2 हुई ना, ठीक है। तो k इक्वल्स टू 2.303 इंटू 2 अपॉन टाइम, कौन सा, फोर्थ, सही है ना, 4.606 अपॉन k। क्लियर है ना। सारे क्वेश्चन देखो थियरी में पढ़े हैं, वही कुछ नया नहीं आ रहा अभी तक तो। नेक्स्ट देखो, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैज रेट कांस्टेंट, ठीक है भाई। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में आपको रेट कांस्टेंट दे दिया k, 2.303 इंटू 10 की पावर -3 सेकेंड इनवर्स। अब द रिएक्शन रिक्वायर्ड फॉर 40 ग्राम ऑफ दिस रिएक्टेंट टू रिड्यूस टू 10 ग्राम, पहले कितना है 40 ग्राम, अब बचेगा कितना 10 ग्राम, ठीक है। कर लो, R0 ले लो 40, R ले लो 10, log 4 की वैल्यू बताइए तुम्हें, log 4 कितना होता है 0.6020, ठीक है ना। तो अब क्या करें, अपन को क्या पूछा है, टाइम पूछा है ना, तो टाइम तो हम कहेंगे 2.303 अपॉन के, 2.303 इंटू 10 की पावर -3 लॉग R0 बाय R 40 अपॉन 10, ठीक है। तो अब टाइम निकाल लो, काट दे इसको, तो कितना हुआ 0.6020 इंटू 1000, ठीक है, कितना 602 सेकेंड्स, 1000 से मल्टीप्लाई करो 1 2 3 चला जाएगा ना, ठीक है। तो हम कहेंगे कि सेकेंड्स ही है ना, अच्छा हाँ, यहाँ रेट कांस्टेंट सेकेंड इनवर्स में है, तो टाइम किस में आ जाएगा, सेकेंड्स में आ जाएगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। क्लियर है, कोई डाउट नहीं। नेक्स्ट, ओह अब इसको पढ़ो, करेक्ट डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकेंड ऑर्डर, ठीक है। थियरी क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से पढ़ना। रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, सही है क्या। फर्स्ट ऑर्डर का मतलब क्या, रेट प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन की पावर 1, कि डज नॉट डिपेंड, गलत है ना, तो मैं आगे पढ़ू ही क्यों भाई। फर्स्ट ऑर्डर में क्या होता है, रेट प्रोपोर्शनल टू आर की पावर 1, डज नॉट डिपेंड तो 0 ऑर्डर होता है ना, तो ये तो गलत है, इसको में इतना बड़ा थियरी कौन पढ़ेगा, तो हम कहेंगे निपटाओ उसको। नेक्स्ट देखो, हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन A0, फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ कांस्टेंट होता है क्या,
फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ क्या होता है, बोलो, हाफ लाइफ का फॉर्मूला क्या होता है? तो इसमें तो इनिशियल कंसंट्रेशन आई नहीं, तो ये तो कांस्टेंट है, तो पहली लाइन सही है, तो मैं दूसरी पढ़ रही हूँ उसकी। फिर हाफ लाइफ और सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन डज डिपेंड ऑन ए नॉट, तो बिल्कुल है ना, आपको एक फॉर्मूला क्या सिखाया था, टी हाफ प्रोपोर्शनल टू ए की पावर n माइनस 1, ठीक है। n की वैल्यू अगर मैं 0 रख दूंगी तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, 0 ऑर्डर के लिए 1 रख दूंगी तो a की पावर 0, फर्स्ट ऑर्डर के लिए a की वैल्यू n की वैल्यू 2 रख दो तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, सेकेंड ऑर्डर के लिए तो होंगे यहाँ, ये बात तो सही, तो बस एक से आंसर तो है नहीं, तो ये सीधा कर दो, ठीक है। नेक्स्ट देखो, when initial concentration of the reactant is doubled, half life period of zero order, बोलो जीरो ऑर्डर की हाफ लाइफ का फॉर्मूला याद है क्या, टी हाफ इक्वल्स टू, जीरो ऑर्डर का फॉर्मूला क्या सिखाया था, आर नॉट बाय 2k, अभी तो बताया था जीरो ऑर्डर का हाफ लाइफ इनिशियल कंसंट्रेशन की क्या होता है, डायरेक्टली, है ना, तो हम कहेंगे हाफ लाइफ पीरियड और जीरो ऑर्डर रिएक्शन प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन, ठीक है, इनिशियल कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो ये कह रहा है अगर इनिशियल कंसंट्रेशन डबल कर दूं तो हाफ लाइफ भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, तो आंसर क्या बैठेगा, सेकंड आंसर। नेक्स्ट देखो, अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैज अ स्पेसिफिक रेट ऑफ 10 की पावर -2 सेकेंड इनवर्स, स्पेसिफिक रेट मतलब रेट कांस्टेंट, है ना, तो फर्स्ट ऑर्डर का रेट कांस्टेंट दे रखा है तुम्हें k बराबर 10 की पावर -2 सेकेंड इनवर्स। हाउ मच टाइम इट विल टेक फॉर 20 ग्राम ऑफ द रिएक्टेंट टू रिड्यूस टू 5 ग्राम, मतलब शुरू में कितना है 20 ग्राम और बचेगा कितना 5 ग्राम, और इसमें आपको क्या बताना है, टाइम, ऑर्डर कौन सा है, फर्स्ट ऑर्डर, सीधा फॉर्मूला लगा के सॉल्व करना है, कुछ पूछा ही नहीं है इसमें, तो हम कहेंगे टाइम इक्वल्स टू 2.303, k की जगह क्या रख दूं 10 की पावर -2, है ना, लॉग बेस 10 r नॉट, कितना रख दूं 20 और r बचा हुआ कितना रख दूं 5, तो लॉग 4 की वैल्यू 0.6020, तो देखो 2.303, 0.6020 को ऐसे लिख दूं 0.3010 इंटू 2 अपॉन 10 की पावर -2, और इन दोनों का मल्टीपल तो 0.693 होता है ना, तो अब तो हम थोड़ा और दिमाग लगा लो, 0.693 इंटू 200, तो अब बिठा लो, है ना, 693 तो नहीं है, इसका डबल 1300 के आसपास, कितना फर्स्ट ऑप्शन है ना, 693 का डबल करना है तो भाई 138.6, क्लियर है, सिंपल है ये भी, है ना, ये भी लेटेस्ट ही है, इसमें प्रिंट नहीं हुआ है कौन सा था। नेक्स्ट देखो, ये 2016 का रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, अच्छा अब इसको ध्यान से पढ़ो, रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 0.04 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स एट 10 सेकेंड, ठीक है, और 0.03 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स एट 20 सेकेंड आफ्टर इनिशिएशन ऑफ द रिएक्शन, हाफ लाइफ पीरियड इज, अब यहां कैसे बिठाओगे, देखो फर्स्ट ऑर्डर के लिए रेट इक्वल्स टू क्या होता है k, कंसंट्रेशन की पावर 1, ठीक है, अब मेरे पास रेट तो है लेकिन मेरे पास k नहीं है ना, कंसंट्रेशन है क्या, कंसंट्रेशन कितनी है, कंसंट्रेशन भी नहीं है मेरे पास, तो टाइम है ना, और टाइम मेरे पास 2 है ना, t1 t2, कितना, पहला टाइम कितना है 10 सेकेंड, पहला टाइम 10 सेकेंड, बाद का टाइम 20 सेकेंड, ठीक है। अब एक डेटा से अगर मैं दिमाग लगाऊं, देखो मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स को अगर मैं सेकेंड से डिवाइड करूं, ठीक है,
तो कंसंट्रेशन आ जाएगी क्या, है ना। देखो अगर मैं रेट अपॉन टाइम कर दूं तो कंसंट्रेशन आ जाएगी, रेट नहीं, रेट इनटू टाइम करो, सॉरी, रेट इक्वल्स टू क्या होता है, कंसंट्रेशन अपॉन टाइम होता है ना, रेट इक्वल्स टू क्या होता है, कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। तो अगर मैं रेट को टाइम से मल्टीप्लाई कर लूं, मतलब मेरे पास है मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, इसको अगर मैं सेकेंड से मल्टीप्लाई करूं तो क्या मैं कंसंट्रेशन तक पहुंच जाऊंगी, सोचो, सेकेंड इनवर्स और सेकेंड तो कट जाएगा ना भाई, समझे ना मेरी बात, सेकेंड इनवर्स सेकेंड कट जाएगा, तो मेरे को क्या मिलेगा, मोल पर लीटर मतलब कंसंट्रेशन। अब देखो T1 10 सेकेंड है, तो कंसंट्रेशन कितनी होगी, तो मैं कहूँगी रेट देख लो कितनी है, 0.04 और 10 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना आएगा 0.4 ना, हाँ, तो 10 सेकेंड बाद कंसंट्रेशन ये। फिर T2 दूसरा टाइम कितना है 20 सेकेंड है, अब देख लो तो 0.03 इंटू क्या कर दूं 20, तो कितना बचा 0.6, सही है ना। 10 सेकेंड रेट इक्वल्स टू कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, तो रेट मेरे पास ये 0.04 10 सेकेंड बाद में, और 20 सेकेंड बाद में ये, इसको भी 10 से मल्टीप्लाई करोगे, 20 से नहीं करोगे। देखो ये चेंज है ना, 10 सेकेंड के बाद फिर क्या हुआ, अगले 10 सेकेंड, तो चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम टेकन, तो टाइम टेकन लिखना, पर टाइम लिखोगे तो गड़बड़ कर दोगी, टाइम टेकन मतलब वो समय जिसमें ये चेंज हुआ, तो चेंज तो ये रहा, लेकिन टाइम तो 10 से 20 होने में 10 सेकेंड ही लगा ना, इसलिए 10 से मल्टीप्लाई करना, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा। अब बोलो कितना आया, तो हम कहेंगे भाई तो 0.3 आया। बस अब तुम्हें याद है तो मैंने फर्स्ट ऑर्डर का इंटरवल इक्वेशन लिखा रखा है, याद करो क्या था, k इक्वल्स टू 1 अपॉन T2 माइनस T1 लॉग बेस 10 R1 बाय R2। दो अलग अलग टाइम दिए हुए हों, इनिशियल कंसंट्रेशन ना हो तो आप ऐसे कर लेना, तो हम कहेंगे देखो टाइम डिफरेंस अभी भी 10 है, T2 माइनस T1 कितना है 10 है, R1 बाय R2, तो पहले कंसंट्रेशन कितनी है 0.4 और बाद में कितनी है 0.3, ठीक है। तो देखो log 4 माइनस log 3 डिवाइड बाय क्या करना है 10, log 4 कितना होता है 6020, log 3 कितना होता है 0.477 डिवाइडेड बाय 10, कितना आया चेक करो, 0.6020 माइनस 0.477 कितना आया 0.0125 डिवाइड बाय 10 भी कर लिया, हाँ इसका आंसर बोलो 0.0125, यूनिट क्या आएगी के है ना ये, तो यूनिट आपकी सेकेंड इनवर्स। अब इसने पूछा है कि नहीं, अभी आपको तो के निकाला है, आपको क्या चाहिए हाफ लाइफ, तो भाई हाफ लाइफ फर्स्ट ऑर्डर का, तो हम कहेंगे 0.693 अपॉन टी हाफ था ना, तो अब तुम टी हाफ निकालो, 0.693 डिवाइड बाय वहां चले जाओ 0.0125, चेक करो 0.693 डिवाइड बाय 0.0125, देखो कितना आ रहा है, तो फिर यहाँ आंसर आपका क्या मैच होगा, लगभग 54.1 सेकेंड, आंसर दूर दूर है भाई, ठीक है क्लियर। तो ये, और ये समझ में आया ना तुम्हें, अच्छा ये समझ में आया ना 10 से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि मुझे टाइम के डिफरेंस से मल्टीप्लाई करना है, चेंज इन अपन डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी लिखते हैं ना, तो डेल्टा टी तो 10 ही हुआ ना, इसलिए वहाँ पे भी हमने डिफरेंस लिया है, ठीक है। चलो अब एक दो क्वेश्चन ही है फटाफट, अब ये 2005 है ना, कैंसिल हुआ एग्जाम उसमें होगा। अब देखो when initial concentration of reactant is double, half life not affected, हाफ लाइफ का इनिशियल कंसंट्रेशन से कोई लेना देना नहीं है, ऑर्डर फर्स्ट टी हाफ कांस्टेंट है ना, यही तो फंस जाते हो, टी हाफ क्या है
कांस्टेंट है, मतलब टी हाफ 0.693 अपॉन के। अब यहाँ कंसंट्रेशन का तो कोई रोल ही नहीं, डबल करो 4 गुना करो, इसमें तो आ ही नहीं रहा। तो टी हाफ कांस्टेंट कब होगा? ये फॉर्मूला किसका है? फर्स्ट ऑर्डर का। तो तुम कहोगे कि ये हो जाएगा आंसर फर्स्ट ऑर्डर। क्लियर? कोई डाउट नहीं यहाँ तक? ठीक है। नेक्स्ट देखो, अ रिएक्शन इज 50% कंप्लीट इन 2 hours एंड 75% कंप्लीट्स इन 4 hours। मतलब T3/4 जो है वो टी हाफ का डबल है। ऐसा कब पढ़ा था? है ना, 2 घंटे का 4 घंटा क्या हो गया? डबल हो गया ना। तो T75 टी हाफ का डबल है। किस में पढ़ा था? 0 ऑर्डर में कि फर्स्ट ऑर्डर में? फर्स्ट ऑर्डर में पढ़ा था पक्का। देखो फर्स्ट ऑर्डर का T75 निकाले, क्या था? 2.303 अपॉन के लॉग बेस 10। शुरू में कितना लेंगे? 100। 75% कंप्लीट हो गई तो बचा कितना? 25 लॉग 4। तो इसको मैं ऐसे लिखूँ 2.303 लॉग 4 को क्या लिखूँ? 2 × 0.3010 अपॉन के। इन दोनों का मल्टीपल क्या होता है? 0.693 अपॉन के इंटू 2। तो 0.693 अपॉन के क्या होता है? टी हाफ इंटू 2। तो ये तो फर्स्ट ऑर्डर की बात चल रही है। तो T3/4 टी हाफ का दुगना है ना। मान लो टाइम हो जाए, पढ़ा हुआ नहीं हो या भूल रहे हो, थोड़ा सा भी डाउट हो तो एक बार करके देख लेना, 1 मिनट ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, तो हम कहेंगे हाँ ये पॉसिबल है जब ऑर्डर कौन सा हो? फर्स्ट ऑर्डर। करेक्ट आंसर आपका 1। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन देखो, हाफ लाइफ ऑफ अ सब्सटेंस इन सर्टेन एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन इज 138 सेकेंड। ठीक है भाई, टी हाफ कितना है? 138 सेकेंड। द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस फॉल फ्रॉम 1.28 मिलीग्राम पर लीटर टू 0.04 मिलीग्राम। मतलब इनिशियल तो है, ठीक है, यूनिट तो अपन लिखें जो लिखें, और बचा कितना? 0.04 है ना। अब बताओ क्या टाइम ही तो पूछा है, सोचो। वन 1.28 से 0.04 क्या करें? के निकाले। के निकाल। ऑर्डर कौन सा है? पहले तो दिमाग लगाओ, ऑर्डर कौन सा है? आपको कैसे पता? वो तो हाफ लाइफ है ना, हाफ लाइफ है ना। एक बार फर्स्ट ऑर्डर मांगे करें, इसको पहले के निकालो। के क्या लिखूं? 0.693 अपॉन 138, फिर 0.693 अपॉन 138 इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टाइम लॉग बेस 10 R0 बाय R 1.28 अपॉन 0.04। अब बताओ 32 लॉग 32 को कितना लिखूं? 2 की पावर 4 की 5 लिखूं ना। 4 कैसे हुआ? 2 × 2 × 2 × 2 4 8 16 32 कितना होगा? 5 लिखूं। ठीक है, और ये हो गया 2.303 अपॉन टाइम, और इसको खोलो तो ये वापस क्या हो गया? 2.303 इंटू 0.3010। टाइम कितना? 138। काट दे इसको तो, ठीक है, और ये 5 आगे आ जाएगा तो 5 इंटू लॉग 2 कितना होता है? 0.3010 अपॉन टाइम, और ये भी कितना है? 0.3010 अपॉन 138। तो अब बोलो टाइम कितना आ रहा है? टाइम कितना आ रहा है? 138 इंटू 5, 5 गुना कितना हुआ? बैठा गया? 138 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 690 है ना। तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या होगा?
ऑप्शन सी। ठीक है, क्लियर है ना। चलो, तो ये था तुम्हारा लास्ट क्वेश्चन जी मेंस का। ठीक है, अब देखो एंजाइम कैटालाइज्ड मैंने फर्स्ट ऑर्डर क्यों लिया, जीरो ऑर्डर कर लेते तो। जितनी भी तुमने स्यूडो यूनिमॉलिक्यूलर पढ़ी थी ना, वो एंजाइम कैटालाइज्ड ही तो थी। स्यूडो यूनिमॉलिक्यूलर क्या थी, फर्स्ट ऑर्डर। पार्टिसिपेट करने वाले 2 जने थे, पर ऑर्डर क्या था, फर्स्ट था, इसलिए तो फर्स्ट ऑर्डर मान के किया। ठीक है, चलो तो यहाँ कंप्लीट आपके PYQs।